ऑलराइट, सो गवर्नमेंट बजट के इस सीरीज में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, बनाया कैसे जाता है। मतलब मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब आती है जब मैं किसी भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट बजट पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये 12वीं क्लास का स्टूडेंट जो घर के बजट में कभी पार्टिसिपेट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में करते हैं, वो देश का बजट बनाना सीखेंगे। और देश का बजट जो देश का गवर्नमेंट के बिहाफ पे देश की फाइनेंस मिनिस्टर बना रही हैं, वो मेरे एक 12वीं क्लास के 18 साल के अराउंड उम्र के बच्चे बना पाएंगे। ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त बात होगी। और इसी संदर्भ में जब आप गवर्नमेंट बजट को सीखेंगे और जब आप पाएंगे कि 1947 से जब पहला बजट 26 नवंबर 1947 को लाया गया था इस देश में, और सबसे आखिरी बजट जो 1 फरवरी 2025 को लाया गया था, कोई भी ऐसा बजट नहीं है हिंदुस्तान का जो बजट इक्विलिब्रियम में रहा हो। सरप्लस की तो बात छोड़ दीजिए। बजट इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि आपके देश का जो इनकम है आपके देश के एक्सपेंडिचर के ठीक बराबर हो। उसमें भी बहुत ज्यादा पेचीदा बातें हैं। कई सारे लोग आप में इसे कहेंगे कि बजट इक्विलिब्रियम में रहा। अरे बजट इक्विलिब्रियम में कैसा है कि आपके डैड 50,000 कमा रहे हैं और आपके घर का 1 लाख रुपए खर्च है, तो 50,000 रुपए और कहीं से उधार मांग के या अपने घर का कोई संपत्ति बेचकर 1 लाख पूरा करके 1 लाख का खर्चा बराबर कर दिए, तो क्या आप इक्विलिब्रियम में रहेंगे? लॉजिक नहीं है ना इन बातों का। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि आपके डैड का जो जेन्युइन इनकम है वो आपके घर के जेन्युइन एक्सपेंडिचर के ठीक बराबर है। अगर आप मांग कर ला रहे हैं, अपने घर का कोई सामान बेच करके अगर अपना खर्च पूरा कर रहे हैं, तो आप इसे इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं कह सकते। हाउएवर, आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट समझते हैं। तो जब आप स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट समझ रहे हैं, तो बजट शब्द आते ही एक साइड होगा कौन सा? इनकम का, और एक साइड कौन सा होगा? एक्सपेंडिचर का। तो मैंने अपने हाथ से कागज में बनाया था और उसी को पीएनजी फॉर्मेट में लाके मैंने पीपीटी में सबमिट किया है। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट है, जिसमें बजट रिसिप्ट्स यानी हिंदुस्तान यानी भारत सभी सोर्सेस से जितना भी पैसा कमाता है, जो भी इनकम का सोर्स है, वो सारे इनकम के जोड़ को बजट रिसिप्ट कहते हैं। ये हो गया इनकम का वाला हिस्सा, और एग्जैक्टली वही हो गया ये एक्सपेंडिचर का हिस्सा, यानी भारत जितना पैसा खर्च करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है जानने का कि भारत को कितने सोर्सेस से इनकम आते हैं, कितने सोर्सेस से। तो जो बजट रिसिप्ट है इसको बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसे बाद में हम बहुत बारीकी से क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक है कैपिटल रिसिप्ट्स। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हमेशा मैं स्माइली देता हूं और कैपिटल रिसिप्ट्स को हमेशा मैं रोने की स्थिति में बनाता हूं। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट भारत सरकार को जितने भी पैसे टोटल एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान रिसीव होते हैं, उसे बजट रिसिप्ट कहा जाता है। और भारत जितना पैसा खर्च करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे बजट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब बजट रिसिप्ट्स को 2 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट्स। और उसी प्रकार से खर्च भी 2 हिस्सों में है। बजट एक्सपेंडिचर के भी 2 पार्ट है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है ये जानकर बहुत मजा आने वाला है आगे जब आप पढ़ेंगे तो। अब रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली होता क्या, मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं। गवर्नमेंट के लिए वो सारे रिसिप्ट्स जो एकदम जेन्युइन रिसिप्ट्स हैं, जो ना ही देश के लिए कोई लायबिलिटीज पैदा कर रहा है और ना ही देश की कोई एसेट्स वैल्यू में कमी कर रहा है, वो जेन्युइन इनकम यानी आपकी जो डैड मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। यानी उससे ना ही आपकी फैमिली पर कोई लायबिलिटीज पैदा हो रही है और ना ही कोई एसेट्स वैल्यू कम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से देश के लिए वो सारे सोर्स ऑफ इनकम जो ना ही देश के ऊपर कोई लायबिलिटीज पैदा करता हो और ना ही देश का कोई एसेट्स वैल्यू रिड्यूस करता हो, उन सारे इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। लेकिन मैंने इसको क्यों रोने का निशान बनाया? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स देश के लिए वो रिसिप्ट्स होता है जो या तो देश के ऊपर लायबिलिटीज पैदा करता है और या तो देश के एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस करता है। यानी या तो आप उधार मांगकर पैसा लाते हैं और या तो अपने देश की संपत्ति को बेच देते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जेन्युइन रिसिप्ट्स देश के लिए एंड कैपिटल रिसिप्ट्स अनजेन्युइन रिसिप्ट्स के लिए देश के लिए। मैं कहता हूं देश में यह स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी भी देश में यह स्थिति है तो मैं उस बजट को ही ऑथेंटिकेट नहीं मानता कि ऐसा भी कोई बजट होना चाहिए। खैर, जरूरत के हिसाब से लोगों को उधार मांगना ही पड़ता है और अपने घर की संपत्ति बेचनी पड़ती है। अब जो जेन्युइन रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके 2 हिस्से हैं। एक टैक्स रिसिप्ट्स, जो सरकार टैक्स वसूलती है। ये सरकार का हक है कानून के हिसाब से कि वो अलग अलग टैक्स के दायरे से सामान्य जनता से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स वसूले। तो ये टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स 2 रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। टैक्स रिसिप्ट्स भी कई प्रकार के होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स,
स्पेसिफिक टैक्सेस, वैल्यू एडिशन टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे 6 के 6 टैक्स में पढ़ाऊंगा आगे आपको सीरीज में। इसके अलावा जो नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं, ये भी जैसे सरकार को फीस से पैसा मिलता है, फाइन से पैसा मिलता है, एससीट से पैसा मिलता है, स्पेशल असेसमेंट से पैसा मिलता है, इनकम फ्रॉम इंटरनेट स्पेक्ट्रम से जो पैसा मिलता है, और सरकार के खुद के भी इंटरप्राइजेस होते हैं, सरकार की जो खुद की कंपनियां होती है, सरकार के जो खुद के बिजनेसेस होते हैं जो उससे पैसा मिलता है, उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस। ये हुआ आपका बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी जेन्युइन इनकम। अब अनजेन्युइन इनकम क्या है, जिससे आपके देश के ऊपर लायबिलिटीज पैदा हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, बोरिंग्स। आप जो दुनिया से उधार मांग रहे हो, आ तो रहा है पैसा आपके पास, लेकिन ये उधार का पैसा है, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब अपने देश की संपत्ति जो आपके नाम पर है, सरकार के नाम पे है, उसका शेयर, इक्विटी, वो संपत्ति आपने किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, तो सरकार के पास पैसा तो आया, लेकिन डिसइन्वेस्ट करके आया, एसेट्स को बेच के आया। और एक होता है रिकवरी ऑफ लोन, आपने किसी को उधार दे रखा था दुनिया में, किसी देश को या किसी बैंक्स को या किसी संस्था को, और वो चूंकि आप किसी को उधार देते हैं तो आपका कैश उसके पास है, तो आपके लिए वो कैश एसेट्स है, लेकिन जब आप उसे रिकवर कर लोगे, वापस ले लोगे, तो अब आप तो लोगे ना, क्योंकि एक बार आप ले चुके हो, तो वो एसेट्स ले लेना वापस, वो आपका एसेट्स को डाउन करता है, कम कर देता है। इसीलिए इसे भी हम कैपिटल रिसिप्ट के दायरे में ही रखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में 3 एंट्री है, एक बोरोइंग्स जो साफ साफ लायबिलिटीज पैदा कर रहा है, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट जो जाहिर सी बात है एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर रहा है, और तीसरा रिकवरी ऑफ लोन, जो आपने दुनिया को लोन दे रखा है, अगर आप उसे वापस लोगे तो जाहिर सी बात है आपका कैश एसेट्स वैल्यू रिड्यूस हुआ, अब आप नहीं मांग सकते दोबारा। तो ये बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट्स है। ठीक उसी प्रकार से जब आप एक्सपेंडिचर के फील्डिंग में आइएगा तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, तो आप साइलेंट रहिए, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी चीज है। देखो मैं यहां स्माइल कर रहा हूं, कैपिटल रिसिप्ट अच्छी बात नहीं है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी बात है। पूछिए क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट से आपके देश पे लायबिलिटीज पैदा हो रहा है और एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है या तो आपका एसेट्स वैल्यू बन रहा है। कैसे समझाता हूं, पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश के लिए वो जेन्युइन एक्सपेंडिचर है जो ना ही आपके देश के ऊपर लायबिलिटीज कम कर रहा है खर्च होने के बाद, और ना ही आपके लिए एसेट्स बना रहा है। अरे भैया, आप सरकारी ऑफिसर्स की, सरकारी काम करने वाले, नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी देंगे तो क्या आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स, लायबिलिटीज कम हो जाएगी और एसेट्स वैल्यू का निर्माण हो जाएगा? नहीं ना। जो जेन्युइन एक्सपेंडिचर वो आपको करना ही पड़ेगा। आप जो वेलफेयर में पैसा खर्च करते हो, जो आपने किसी से उधार ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सारे वो जेन्युइन एक्सपेंडिचर है जिससे ना ही देश की लायबिलिटीज कम हो रही है और ना ही देश के लिए एसेट्स बन रहा है। तो इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो देश के लिए या तो लायबिलिटीज कम कर रहा है और या तो एसेट्स बना रहा है। अब देश ने किसी से उधार लिया था और हमने उसको वापस कर दिया, तो हमारा तो खर्च है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? हमारी लायबिलिटीज कम हुई। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, हमने नए रेलवे स्टेशन बनाए, हमने एयरपोर्ट्स बनाए, हमने नेशनल हाईवेज का निर्माण किया, इससे क्या हो रहा है? खर्च तो हो रहा है देश का, लेकिन क्या बन रहा है? एसेट्स बन रहा है। तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ओवरऑल जल्दी से कंक्लूजन निकालते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। जब भी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात होगी और बजट की बात हो रही है, तो एक साइड इनकम का होगा, जिसे बजट रिसिप्ट कहते हैं, जो भारत सरकार का टोटल रिसिप्ट है, टोटल इनकम है, और दूसरी साइड हम बजट एक्सपेंडिचर दिखाएंगे जो देश का टोटल एक्सपेंडिचर है। अब जब मैं टोटल इनकम को बाइफरकेट करूंगा तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में मैंने स्माइली बनाया क्योंकि वो अच्छा रिसिप्ट है जो ना ही देश के ऊपर लायबिलिटीज पैदा कर रहा है और ना ही देश का एसेट्स बेच के कमाया जा रहा है, जेन्युइन कमाया जा रहा है। जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स को मैंने रोने का स्माइली दिया क्योंकि वो ऐसा रिसिप्ट है सरकार के लिए जो या तो देश के लिए लायबिलिटीज पैदा कर रहा है या तो एसेट्स वैल्यू रिड्यूस कर रहा है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार के लिए 2 है, एक टैक्स रिसिप्ट्स और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स में 6 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वही नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में हम पढ़ेंगे फीस, फाइन्स, एससीट, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम इंटरनेट स्पेक्ट्रम और इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस। उसी प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट्स में हम पढ़ेंगे बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन्स। जब हम एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो देश का जेन्युइन एक्सपेंडिचर है, जो ना ही देश की लायबिलिटीज कम करता है और ना ही एसेट्स वैल्यू बनाता है। इसीलिए मैंने यहां पे स्माइली नॉर्मल दिया, एकदम चुप रहने वाला। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जहां मैंने स्माइली दिया, इसका मतलब ये कि वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जहां पे या तो लायबिलिटीज कम हो रही है और या तो एसेट्स बन रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल जज करूं इस पूरे बजट में
अगर मैं प्रधानमंत्री होता इस देश का, या मैं कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होता और मैं बजट बनाने के लिए जिम्मेदार होता, तो मैं दो फैक्टर्स पे पूरा फोकस करता। एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि ये बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स अगर हमारे देश के टोटल खर्चे के बराबर हुआ तो मुझे कैपिटल रिसिप्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी देश को बोरोइंग्स की, डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा प्राइम फोकस रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे होता। और मैंने अपने 10 साल के इकोनॉमिक्स पढ़ाने के मेहनत से, अपने लेवल ऑफ रिसर्च से अपना एक पॉलिसी क्रिएट किया है, जो मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा। वो 1 आवर का एक्सप्लेनेशन है, जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं कि भारत सरकार का 80 साल में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसे मैं 25x से भी ज्यादा, आमतौर पर मैं 30x बोलता हूं, पर 25x से भी ज्यादा बड़ा कर सकता हूं, वो भी 10 इयर्स के अंदर, बिना सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटीज पैदा किए, और बिना कोई एसेट्स वैल्यू रिड्यूस किए, और बिना कोई देश के अंदर इशू क्रिएट किए। मतलब सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, दैट इज फॉर श्योर। ये मैंने अपना एक रिसर्च पेपर बनाया है, जो मैं आपके साथ जल्दी साझा करूंगा। और दूसरा, मुझे ओवरऑल बजट में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ज्यादा लायबिलिटीज आपकी कम होगी देश के ऊपर, और उतना ही ज्यादा नए नए एसेट्स का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिससे रेवेन्यू रिसिप्ट्स की संभावनाएं और प्रबल होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट है। कभी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एक करके, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आप सारे वीडियोस देखते जाइए, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है नॉलेज गेन करने का, अलॉन्ग विद द गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सब आपको यहां पूरा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जितने भी लोग 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं अभी। और ये वीडियो वो सभी लोगों के लिए है जो बेसिकली बहुत ही शानदार मार्क्स गेन करना चाहते हैं नॉलेज के साथ साथ, और जो ये चाहते हैं कि मैंने 9 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी, 3 महीने में बहुत शानदार रिवीजन हो जाए, उनके लिए, जो ये चाहते हैं कि मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, असर्शन, सारा इकोनॉमिकल सोल्यूशन मिल जाए, वो सब कुछ मिलता है। बाय द वे, मेरे चैनल पे 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स हो या माइक्रो हो, या 12th क्लास का डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो, या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, या पीएचडी लेवल की कोई भी इकोनॉमिक्स हो, वो सबका बारी बारी से सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। आप 12वीं क्लास के बाद चाहे एंट्रेंस की तैयारी करें या चाहे कंपटीशन की तैयारी करें, जहां जहां आपको इकोनॉमिक्स के हिस्से की जरूरत पड़ेगी, उन सब का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसी चैनल पर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने लाइफ में इकोनॉमिकल वैल्यू ऐड करवाते रहिए।